नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट आज सुबह बिटकॉइन की लेटेस्ट रैली के कारण 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो इंटरेस्ट रेट को अपरिवर्तित रखने के फेडरल रिजर्व के फैसले से शुरू हुई थी। रेट सेटिंग कमेटी एफओएमसी ने बुधवार को कोई आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि उसने पॉलिसी को होल्ड पर रखा, लेकिन इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने पर निरंतर ध्यान देने का वादा किया। घोषणा में सबसे आगे बिटकॉइन था, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और $35,000 का आंकड़ा पुनः प्राप्त करने की दौड़ में है। ये वर्तमान में 2.67% अधिक $35,465.61 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 1.46% बढ़कर $1,847.82 पर पहुंच गया। यूएस फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने बुधवार को अपने बेंचमार्क फेड रेट्स रेंज को 5.25% से 5.5% पर स्थिर छोड़ दिया, जिसकी व्यापक रूप से उम्मीद थी। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने यदि आवश्यक हो रेट में बढ़ोतरी का संकेत दिया, लेकिन बताया कि बॉन्ड यील्ड्स में वृद्धि से सिस्टम में मौजूद एक्सेस लिक्विडिटी को खत्म करने में मदद मिली। दूसरी ओर सोलाना में तेज वृद्धि के कारण ऑल्टकॉइन में तेजी जारी रही, जो 16% से बढ़ गई, जबकि अवलांच और पोल्काडॉट और नियर प्रोटोकॉल में क्रमश 6% और 10% की वृद्धि हुई। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स जो अक्टूबर के दौरान पिछड़े थे, उनमें भी बढ़त देखने को मिली। यूनिस्वैप और आवे क्रमश 15% और 10% आगे बढ़े। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.36% बढ़कर $1.31 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 31.28% बढ़कर $53.66 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.34 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $47.94 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 9.96% और 89.35% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस वर्तमान में 52.89% है, जो दिन के मुकाबले 0.18% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.18% उछलकर 43,783.09 पर पहुंच गया। इस बीच एनालिस्ट को उम्मीद नहीं है कि फेड इंटरेस्ट रेट में कोई और बढ़ोतरी करेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अब 74% संभावना दिखती है कि फेड जनवरी में रेट्स को मौजूदा स्तर पर छोड़ देगा। जाहिर तौर पर S&P 500 इंडेक्स में 1.1% और टेक हेवी नैस्डैक 100 में 1.5% की बढ़त के साथ यूएस इक्विटीज उच्च स्तर पर समाप्त हुए। 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी यील्ड्स इस हफ्ते के शुरू में लगभग 5% से घटकर 4.73% हो गए। कीमतों में आगे बढ़ोतरी की संभावना कम है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपडेटेड टारगेट प्राइसेस और सेटलमेंट डेट्स के साथ डुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का एक नया बैच लॉन्च किया है। अपडेटेड टारगेट प्राइसेस और सेटलमेंट डेट्स के साथ यूजर्स अधिक कीमत पर क्रिप्टो बेच सकते हैं या कम कीमत पर क्रिप्टो खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट्स में बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो और डोजकॉइन शामिल हैं। यूजर्स भविष्य में हाई रिवॉर्ड्स के लिए BTC के लिए ETH, BTC के लिए BNB या ETH BTC भी बेच सकते हैं। इसके साथ साथ यूजर्स ETH या BNB खरीदने के लिए BTC, BNB के लिए ETH और समान क्रिप्टो खरीदने के लिए USDT और BUSD डिपॉजिट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कस्टमर्स डुअल इन्वेस्टमेंट ऑटो कंपाउंड फीचर को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर वास्तविक समय में बदलता है और सब्सक्रिप्शन के बाद लॉक हो जाता है। FTX और अल्मीडा रिसर्च ने 31 अक्टूबर तक $27.2 मिलियन का एसेट ट्रांसफर किया है, जिसमें RNDR, SOL, ETH, MKR, REN और GRT शामिल हैं। EVM एसेट्स में $736 मिलियन सहित क्रिप्टो एसेट्स में $106 मिलियन से अधिक का ट्रांसफर 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और जारी है। कंपनी द्वारा क्रिप्टो करेंसी फंड्स में हालिया फेरबदल क्रेडिटर्स के साथ आउटस्टैंडिंग डेट्स को निपटाने की स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में कुछ डिजिटल एसेट्स को नष्ट करने के उसके इरादे को दर्शाता है। 2022 में अल्मीडा ने संदेह से बचते हुए उस वर्ष की समर तक सभी आउटस्टैंडिंग लोन्स को चुकाने के लिए FTX के भीतर गुप्त रूप से कस्टमर फंड्स का उपयोग किया। नवंबर 2022 तक FTX कस्टमर एसेट्स का उपयोग करके क्रेडिटर्स को चुकाने के दृष्टिकोण के कारण अल्मीडा का कर्ज बढ़कर $10 बिलियन हो गया। ऑनिक्स प्रोटोकॉल एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म नोन लिक्विडिटी वाले मार्केट के एक्सप्लॉइट के कारण $2.1 मिलियन का नुकसान हुआ। हैकर ने एक नोन बग का फायदा उठाया, जो कंपाउंड V2 फोक के पीछे एक राउंडिंग समस्या थी। अलेज्ड लिक्विडिटी लेस ओ पेपे मार्केट का दुरुपयोग लिक्विडिटी वाले अन्य मार्केट से फंड्स डोनेट करके किया गया था, जिसे बाद में नॉन राउंडिंग इशू का उपयोग करके रिडीम किया गया था।
ये 16 अप्रैल को 100 फाइनेंस पर इसी तरह के हमले के बाद हुआ है, जहां हमलावर ने ERC20 टोकन और H टोकन्स के बीच एक्सचेंज रेट में हेरफेर की, जिससे उन्हें मूल रूप से डिपॉजिट किए गए टोकन से अधिक टोकन निकालने की अनुमति मिली। इन हैक अटेम्प्ट्स का मुकाबला करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिसिस का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें 6 प्रमुख स्टेप्स शामिल हैं: ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग, एड्रेस क्लस्टरिंग, बिहेवियरल एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, रेगुलेटरी विजिलेंस और कोलैबोरेशन। फेज 1 की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी अपने EHKD पायलट प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। पहल फिनटेक 2025 स्ट्रैटेजी का हिस्सा EHKD की कमर्शियल प्रैक्टिकलिटी का आकलन करता है। HKMA ने प्रोग्रामेबिलिटी, टोकनाइजेशन और एटॉमिक सेटलमेंट में EHKD की क्षमता पर प्रकाश डाला है, जिससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को लाभ हो सकता है। अगला फेज 1 की सक्सेस पर आधारित होगा और इसकी इंटरऑपरेबिलिटी और स्केलेबिलिटी एडवांटेजेस के कारण डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूज केसेस का पता लगाएगा। HKMA का CBDC 3 रेल अप्रोच का उपयोग करता है, जिसमें लेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री पायलट्स, आइटरेटिव एनहांसमेंट और फुल लॉन्च शामिल है। ट्रायल प्रोग्राम को पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा समर्थित किया जाता है, जो कमर्शियल वायबिलिटी सुनिश्चित करता है। बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण टेक्निकल डोमेन्स में ऑटोमेशन और प्रोफिशिएंसी की बढ़ती मांग के कारण भारत की टेक इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर रही है। ग्लोबल रिक्रूटमेंट फर्म माइकल पेज इंडिया ने 2023 की तीसरी तिमाही में AI, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी टैलेंट की मांग में 28 से 30% की वृद्धि दर्ज की। माइकल पेज इंडिया के रीजनल डायरेक्टर प्रांशु उपाध्याय ने टेक इंडस्ट्री में मध्यम से सीनियर लेवल्स पर एक्सपीरियंस टैलेंट की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला, क्योंकि AI विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। एक मॉडर्न डे CTO को न सिर्फ आइडिएट करना चाहिए, बल्कि विजनरी क्वालिटीज और फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स पर जोर देते हुए विचार भी करना चाहिए। उपाध्याय ने टेक इंडस्ट्री में आवश्यक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देते हुए कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल एबिलिटीज जैसे सॉफ्ट स्किल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यूके की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से एक लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने नॉलेज सिटी में अपना नया लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में AI, क्लाउड और ब्लॉकचेन पहल को लागू करने में LTC महत्वपूर्ण होगी। इनिशियल ऑफिस बेस्ड टीम्स ग्रुप्स के यूके क्लाइंट्स की सहायता के लिए डेटा, मशीन लर्निंग और क्लाउड का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसा करने के लिए सेंटर विभिन्न विशिष्ट पदों जैसे फुल स्टैक, जावा बैकएंड, रिएक्ट, क्लाउड इंजीनियर्स और क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए लोगों को हायर करेगा। सेंटर का लॉन्ग टर्म गोल खुद को कटिंग एज मॉडर्न इंजीनियरिंग के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो ग्रुप के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करता है। इंटरनेशनल रिसोर्सिंग के लिए ग्रुप के दृष्टिकोण में एक कदम आगे के रूप में LTC इनोवेशन और एंड-टू-एंड प्रोडक्ट डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स क्षमताओं को नियोजन करने के बजाय किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की पेशकश नहीं करेगा। रिलीज जारी रही। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सीमेंस और तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में जनरेटिव AI का लाभ पहुंचाने के लिए आधिकारिक तौर पर हाथ मिलाया है। माइक्रोसॉफ्ट और सीमेंस इंडस्ट्रियल को पायलट लॉन्च कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक AI पावर्ड असिस्टेंट है। सीमेंस की कोलैबोरेशन से विकसित ये टूल यूजर्स को कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन कोड को जल्दी से जनरेट करने, ऑप्टिमाइज करने और डीबग करने में सक्षम करेगा। सिमुलेशन समय को छोटा करेगा और टास्क को हफ्तों से मिनटों में कम कर देगा। दोनों कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सहित विभिन्न इंडस्ट्रीज में असिस्ट प्रोफेशनल्स के लिए AI को-पायलट्स की उम्मीद कर रही है। सीमेंस इंडस्ट्रियल को-पायलट एक प्रारंभिक अपनाने वाला है। लीडिंग ऑटोमेटिव सप्लायर शेफलर AG एक प्रारंभिक अपनाने वाला है। को-पायलट से कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ऑटोमेटिव और मशीन बिल्डिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की सहायता करने की उम्मीद की जाती है। गूगल अपने मैप्स ऐप पर एक इमर्सिव फीचर पेश कर रहा है, जिसमें इमर्सिव व्यू फॉर रूट्स फीचर भी शामिल है, जो रूट्स, बिल्डिंग्स और फोलिएज का बेहतर दृश्य प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ये फीचर स्ट्रीट व्यू को एरियल इमेजेस के साथ कंबाइन करेगी, ताकि यूजर्स को वास्तव में यात्रा करने से पहले अपने डेस्टिनेशंस को विजुअलाइज करने में मदद मिल सके। गूगल ने अपने लेंस को मैप में भी एकीकृत किया है, जो GPS सिग्नल खो जाने पर भी ऐप को फोन के कैमरे का उपयोग करते खुद को ऐप ओरिएंट करने में मदद करता है।
इंटीग्रेशन आसपास के एटीएम्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स को भी दिखाता है। अन्य एआई पावर्ड फीचर्स में डिटेल्ड इमेजरी, इंप्रूव्ड हाईवे लेन डिटेल्स और स्पीड लिमिट इंफॉर्मेशन शामिल है। ईवी ओनर्स चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी देख सकते हैं। नोकिया बेल लैब्स ने नेचुरल लैंग्वेज नेटवर्क विकसित किया है, जो नेटवर्क को प्लेन स्पीच या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से संचालित करने में सक्षम बनाता है। ये नेटवर्क यूजर्स के इरादों को समझेगा और ऑटोनोमसली कार्य करेगा। नेटवर्क मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगा और एंड यूजर्स के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाएगा। वे मांग पर ऑप्टिमल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस प्रदान करने और बनाए रखने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। नेटवर्क लगातार अपने कार्यों से सीखता है, सर्विस और एप्लीकेशन नीड्स का अनुमान लगाता है और ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना सेल्फ अडेप्ट करता है। ये रिसर्च नोकिया बेल लैब्स की यूनेक्स्ट पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नेटवर्क को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विकसित करके नेटवर्क इंटीग्रेशन को सुरक्षित बनाना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।